पिछली क्लास में कुछ डाउट? कुछ भी नहीं? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो होम टैब हमने कंप्लीट कर लिया था, है ना। और एक्सेल के बेसिक होम टैब के अंदर सारी कुछ हमने पढ़ लिए थे। और डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं, स्टाइलिंग कैसे करते हैं, थोड़े बहुत जो स्टाइलिंग के ऑप्शंस हमारे होम टैब में हैं, फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस जो भी होम टैब में हैं। तो जब भी आप एक्सेल ओपन करें, एक्सेल के अंदर जो होम टैब है उसके अंदर जितने भी फीचर्स हैं, अगर उनमें से कोई भी दिक्कत आज प्रैक्टिस करने के बाद आती है तो कल के क्लास में आप पूछ सकते हैं। ठीक है। एंड आप लोगों को आज एक यूट्यूब के लिंक मैं दूंगा जहाँ पे वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं। अभी कुछ एप्लीकेशन में चेंजेस करवा रहा हूँ मैं, तो उसके वजह से एप्लीकेशन में बैचेस नहीं बना पा रहे। ठीक है। अदरवाइज़ जो पहले से बने उनका तो ठीक है, आप लोगों का नहीं बन पा रहा है। तो यूट्यूब पे जब तक के लिए मैं लाइव करके रखूँगा ताकि आप लोग रिविजन पर्पज से देख सकें। ओके। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, तो आज हम लोग को सिंपल इंसर्ट टैब के अंदर फोकस करना है। एक्सेल का इंसर्ट टैब सबसे ज्यादा जाना जाता है एक फीचर्स के लिए, जो कि है टेबल और पिवट टेबल। ठीक है। एक्सेल का इकलौता ऐसा फीचर है जो सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं इंडस्ट्रीज, दैट इज पिवट टेबल। ठीक है। तो अगर आप एक्सेल ऐप सीखते हो, एक्सेल को चलाना सीखते हो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्किल सेट कौन सी है? पिवट टेबल। ठीक है। ध्यान रखिएगा, पिवट टेबल आपकी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है जब आप एक्सेल के थ्रू डेटा एनालिस्ट बनते हैं। ठीक है। या एक्सेल के थ्रू अगर आप कुछ रिपोर्ट जनरेट कर रहे हो या डैशबोर्ड बना रहे हो, या फिर आप रिपोर्ट एनालिसिस ही क्यों ना कर रहे हो, सिर्फ एनालिसिस, थोड़े थोड़े से पार्ट को एनालाइज करना ही क्यों ना हो, आपको सबसे ज्यादा किस पे फोकस करना पड़ता है? पिवट टेबल के ऊपर। नाउ टेबल के बारे में हम लोगों ने पहले ही कवर कर लिया है कि टेबल कैसे बनाते हैं और टेबल होता क्या है। ठीक है। उसकी भी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे, रिवीजन पर्पज से रिवीजन कर लीजिएगा। उसके भी जो वीडियोस होंगे वो यूट्यूब पे अपलोड होंगे, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। अगेन बात करें पिवट टेबल की, तो पिवट टेबल हमारा क्या है? एक ऐसा फीचर एक्सेल का इंसर्ट टैब में मिलता है जिससे हम डेटा को समराइज कर पाते हैं। ठीक है। पिवट टेबल इज द इंपॉर्टेंट फीचर थ्रू विच वी समराइज्ड आवर डेटा सेट। ठीक है। अगर मुझे समराइजेशन करना है, डेटा समराइज करना है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? क्या यूज करेंगे हम लोग? पिवट टेबल। ओके। सो समराइज डेटा सेट मतलब कि जो आप डेटा लेकर आते हो एनालिसिस के लिए, उसको सिंप्लीफाई करना। समराइजेशन मीन्स व्हाट? सिंप्लीफाई करना। हम लोग बात करेंगे, एग्जांपल के साथ बात करेंगे, डोंट वरी। जैसे कि मान लो मैं आपको अगर बोलूं कि भाई, अगर आपको एक पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट समझाता हूं, जैसे मान लो कि दो इंसानों के बीच में लड़ाई हो गई। ठीक है। दो इंसानों के बीच में लड़ाई हो गई, हालांकि लड़ाई करवानी नहीं चाहिए, बट ठीक है ना। इंसानियत आज पीक पे चली गई है, आराम से लड़ाई हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। यस और नो? तो दो इंसानों के बीच में लड़ाई होगी, एक तीसरा बंदा आकर मैटर समझने की कोशिश करता है कि भाई हुआ क्या है इनको बीच में, है ना। तो मैटर को शॉर्ट में समझाया जाता है, पूरा एक्सप्लेन नहीं किया जाता। यस और नो? ठीक है, शॉर्ट में समझा दिया जाता है, उसी बेसिस पे ये इंसान निष्कर्ष भी निकालता है, कंक्लूजन। यस और नो? तेजी में है भाई, बहुत तेजी में है ये लोग। ठीक है। दो इंसानों के बीच में लड़ाई हुई और पूरा मैटर, एक दो घंटे की लड़ाई की मैटर आपको चंद मिनटों में एक समराइज फॉर्म में, एक समरी के फॉर्म में सुना दिया जाता है। और वो जो तीसरा इंसान है वो कंक्लूजन भी दे देता है इसकी गलती होंगी। यस नो? हो रहा है कि नहीं हो रहा? आज के डेट में तो देख ही रहे हम लोग। मतलब पूरी फैक्ट ना देखने के बाद डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं? समराइज। तो क्लाइंट भी तो हमसे यही चाहता है ना कि भाई मेरा डेटा पूरा क्या बोलना चाह रहा है, क्या नहीं बोलना चाह रहा है, वो आप देखो। ठीक है। मुझे समराइज्ड वे में बताओ कि मेरी जो डेटा के अंदर जो भी रिकॉर्ड्स जो भी बोलना चाह रहे हैं वो क्या बोलना चाह रहे हैं, एक समरी के फॉर्म में बताओ। है ना? आप लोगों ने बुक पढ़े होंगे, किताबें पढ़े हैं कभी? हम्म? पढ़े हैं पक्का? कौन सी किताब पढ़ते हो बताओ जरा, आज सबसे जाना जाए। ठीक है। एक एक करके जरा बताइए, कोई एक किताब का नाम। आपसे शुरुआत करते हैं, बताइए जो आपने पढ़े हो।
मैथ साइंस फिजिक्स मत बोलना, वो किताबें नहीं है, मतलब वो तो ठीक है, एनसीईआरटी तो सबको पढ़ने पड़ते हैं यार बचपन में। ठीक, कोई किताब जो आपने सच में पढ़े हो, लिए हो, खरीदे हो पढ़ने के लिए और पढ़ा भी हो। नहीं। हाँ, मैथ साइंस नहीं बतानी है, मैथ साइंस किताबें हैं ही नहीं वो। ठीक है, वो मतलब एनसीईआरटी छोड़ के बताओ। अब एनसीईआरटी बोल दिया तो ये मत बोलना आर एस अग्रवाल किया था सर सॉल्व। वो अलग चीज़ है, वो अलग पार्ट है, मतलब एक ऐसा बुक जो आपने खरीदा हो और उसको जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए पढ़ा हो। ठीक है, या फिर किसी ने सजेस्ट किया हो, आपने परचेस किया और पढ़ा हो। हम्म। क्या? ओके, ठीक है, चलेगा। और हाँ हाँ, ठीक है, ये तो आधी इंडिया पढ़ चुकी है, मतलब रिच डैड पुअर डैड। इसका अफेक्ट होता है क्या, मतलब ठीक है, मतलब ऐसा कुछ हुआ क्या, इम्पैक्ट गिरा? अभी तक नहीं पढ़े, क्या बात कर रहे हो? हम्म। साइकोलॉजी में क्यों भाई? ओके, ठीक है, अच्छा है। श्रद्धा। ठीक है। यश। भगवत गीता, ठीक है। ऋषिकेश। कोई भी नहीं? ठीक है। सेजल। ओके, श्रेया। ऑटोमेटिक हैबिट, ठीक है। आ, देखो, जितने भी लोग बुक पढ़ रहे हैं उनका एक चीज़ तो क्लियर है कि अपने आप को कुछ शेप देना चाहते हैं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। जिन्होंने नहीं पढ़ा अभी तक बुक, तो मैं ये बोलूँगा कि भाई अपने पूरे ज़िंदगी में लर्निंग वर्निंग चलते रहेंगी। ठीक है, पढ़ाई लिखाई सब चलते रहेंगी अपनी जगह पे। ठीक है, जिन्होंने किताबें अभी तक देखी नहीं है प्लीज़ खरीदें, देखें, पढ़ें, बहुत अच्छी एक्सपीरियंस होती है। ठीक है, किसी ने अगर मान लो कि एक किताब लिखी होंगे तो बहुत अच्छे खासे टाइम लगा कर लिखे होंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में आए होंगे और उस समय एआई होगा, चैट जीपीटी से लिखवाया कि भाई किताब लिखनी है, बेचनी है, कमाना है, उसने लिख के दिया, ऐसा तो होगा नहीं। है ना, वो तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होगा 20 साल का या 25 साल, जितने भी लगे होंगे उस किताब को लिखने में, है कि नहीं? तो उसके एक्सपीरियंस को भी आप पढ़ लेते हो ना, अगर मान लो आप एक एक महीना लगाते हो पढ़ने में, तो उसके 20 साल के एक्सपीरियंस को भी पढ़ ले रहे हो साथ में। अच्छा, किताबें पढ़ने की, भाई ये टॉपिक क्यों निकाला मैंने कि भाई किताबें जब आप पढ़ते हो वहां पर एक समरी होती है ना? तो जब आप किताबें लेने गए होंगे, तो जैसे कि किसी ने बोला कि भाई एटॉमिक हैबिट, ठीक है, तो अभी अगर मैं उसको लेने जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता एटॉमिक हैबिट किस सेंस में क्या क्या नहीं, तो एक समरी देखूंगा और जिससे आइडिया लग जाएगा कि मुझे ये चीज परचेस करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। यस नो? मतलब मैं पढ़ना चाहता हूँ कि नहीं चाहता हूँ इस टाइप के किताबें, है ना? क्लियर? यस नो? ठीक है। तो बात यहां तक है कि आपको समरी जो है वो एक आइडिया देता है सोचने का पूरे एंटायर बुक के बारे में। उसी तरीके से जब आप किसी डेटा का समरी जनरेट करते हो, उस समरी से पूरे डेटा का हाल चाल जो भी हो, मतलब एक हाल हाव भाव आप पता कर सकते हो कि भाई डेटा क्या कहना चाह रहा है ना? क्लियर? तो हमें ये ट्रिक्स तो आने चाहिए कि समरी बनाते कैसे हैं एक्सेल में। ठीक है, अगर मुझे पूरे डेटा का समरी बनाने आ जाए तो सर पूरा बड़ा सा डेटा सेट आएगा, मैं छोटे छोटे समरीज बनाऊंगा और उसको पढ़ेगा क्लाइंट मेरा और उसी बेसिस पे डिसीजन ले लेगा, उसको कुछ समझाने की एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। है ना? जैसे किताब बेचते टाइम उन्होंने एक समरी का पेज ऐड कर दिया जिससे पढ़कर आप ऑटोमेटिक डिसीजन ले पाते हो कि भाई मुझे खरीदना है या नहीं खरीदना है ना? उसी तरीके से समरी हेल्प करेगा क्लाइंट को ये अंडरस्टैंड करने में कि डेटा में चल क्या रहा है। यस और नो? क्लियर? चलिए, तो समरी समझ में आ गया आपको क्या है? तो डेटा को समराइज करने के लिए अगर कोई पूछा व्हाई वी यूज पिवट टेबल, बताओ जरा। पिवट टेबल क्यों यूज करते हैं? टू समराइज आवर डेटा सेट। किस चीज के लिए यूज करेंगे? टू समराइज आवर डेटा सेट। ठीक है, अब इसको आपको ओवर देखो, किसी लोगों को मैं बताता हूं प्रॉब्लम क्या होता है फ्रेशर को, सर ये समराइज, अगर आपको समझा दिया मैंने समराइज का मीनिंग क्या है ना? आप वहां पर अगर मान लो किसी की इंग्लिश कमजोर होती है या किसी की कम्युनिकेशन पावर कम होती है, तो वो इससे सोचते हैं कि इसको भी मुझे समझाना है कि समराइजेशन का मतलब क्या है, और उसके चक्कर में ज्यादा बोल जाते हैं इंटरव्यूअर के सामने। कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, टू समराइज आवर डेटा सेट वी यूज पिवट टेबल। ठीक है, अगर मान लो सामने वाला नहीं समझा, ये दिमाग में अगर आपके आ रहा है कि भाई नहीं समझा, तो
आना ही नहीं चाहिए पहली बात, क्योंकि डेटा जो भी आपके इंटरव्यू लेगा वो तो डेटा एनालिस्ट होगा, है ना। क्लियर, एक्सेल यूज कर चुका होगा, उसको पता है समराइजेशन का मतलब क्या, आपको समझाने की कोशिश नहीं करनी कि समराइज, जब तक वो पूछे ना ओवर बताने की कोशिश नहीं करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड जितना हमने पढ़ा अप टू द टॉपिक बात करेंगे, इससे ज्यादा एक लाइन भी बात नहीं करेंगे, ठीक है। क्लियर, इसको बोलते हैं काम से काम रखना, ठीक है। इंटरव्यूअर को ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं कि भाई हम तो बहुत 30 मार्क खान है डेटा एनालिसिस में, पूछो जो पूछना है, और जो पूछोगे मैं 2 क्वेश्चन का आंसर पहले से बताऊंगा, ऐसे करने की कोशिश नहीं करनी है ना। डन। तो पिवट टेबल क्यों यूज करते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन, सर पिवट टेबल बनाते कैसे हैं एक्सेल में, ठीक है। तो पिवट टेबल बनाने के लिए हमारे पास में सबसे पहला नाम क्या आता है, इमेज बना रहा हूं आपके दिमाग में, इमेज बनाना, इंसर्ट टैब। एक्सेल वर्कबुक के अंदर एक टैब मिलेगा आपको, इंसर्ट टैब, उसमें आपको एक फीचर मिलेगा पिवट टेबल, ठीक है। और पिवट टेबल पे टैप करने के बाद आप सिलेक्ट करोगे कि कौन से डेटा, क्योंकि एक्सेल के अंदर मल्टीपल डेटा हो सकते हैं आपके पास अलग अलग स्प्रेडशीट के अंदर, ठीक है। अब अगर आपके पास मल्टीपल डेटा है, आप किस डेटा को समराइज करना चाहते हो, किस डेटा की समरी निकालना चाहते हो, वो आप पिवट टेबल पे टैप करने के बाद डिसाइड करोगे कि कौन सा डेटा आपको समराइज करना है। उसके बाद आपको कुछ ऑप्शंस प्रोवाइड करेगा पिवट टेबल, उन ऑप्शंस को यूज करके, ठीक है, इन ऑप्शंस को यूज करके आप क्रिएट करते हो एक पिवट टेबल, पिवट टेबल है ना, एक पिवट टेबल आप उन ऑप्शंस को यूज करके करते हो, ठीक है। एक स्टेप बता दिया मैंने, अभी प्रैक्टिकली भी देख लेंगे, डोंट वरी। क्लियर, यहां तक क्लियर, कोई डाउट नहीं, हवे में बातें चल रही हैं, कोई नहीं, रियलिस्टिक लगाते। देखो एक्सेल के अंदर आए, तो एक्सेल के अंदर सबसे पहले हमें ब्लैंक वर्कबुक बनाया। अब सर ये सब चीजें तब सोचेंगे कि मुझे किसी डेटा को समराइज करना जब डेटा हमारे पास हो, ठीक है। डेटा कैसे लाते हैं एक्सेल में, डेटा टैब में गए, गेट डेटा पे गए, जो भी डेटा है उसको इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, हमारे एक्सेल वर्कबुक में जो जहां पे भी आप काम कर रहे हैं एक्सेल वर्कबुक के अंदर, वहां पर आप क्या कर सकते हो, ला सकते हो। जैसे मैंने यहां पर एक डेटा सेट जो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैंने सबको दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड करके सेलेक्ट करके, और कुछ इस तरीके से जैसे आप सेलेक्ट करोगे, यहां पर ऑर्डर्स को लोड कर देना डायरेक्ट। जैसे आप लोड करोगे आपको एक ऑर्डर्स नाम की, यहां पे देखो क्या मिल गई है, शीट मिल गई, ठीक है। अच्छा, एक टेबल बनकर आ गया है, इंटायर टेबल को सेलेक्ट करोगे तो टेबल डिजाइन के अंदर ऑर्डर्स नाम का एक टेबल नेम दिखेगा आपको। क्लियर, यस और नो, ठीक है। अब आपके पास एक टेबल है ऑफिशियली, अब आप इस टेबल को समराइज कर सकते हो, ठीक है, सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसको आसान बना सकते हो क्लाइंट के लिए। क्लियर, यस और नो। और वो आसान बनाने के लिए आप क्या करते हो, आसान बनाने के लिए सिंपल है, इंसर्ट टैब पे जाएंगे सर, इंसर्ट टैब पे पिवट टेबल के ऑप्शन पे टैप कर देंगे। जैसे ही टैप करेंगे हमसे ये पूछ रहा है कि कौन से टेबल को आप समराइज करना चाहते हो। सर मेरा टेबल का नाम ऑर्डर्स था, ठीक है, उस ऑर्डर्स टेबल का नाम लिख दिया यहां पर, और ये बोल रहा है कि आप नए वर्कशीट में या जिस सीट में आप हो उसी में चाहते हो समराइज करना। तो मैंने यहां न्यू वर्कशीट क्लिक करके ओके कर दिया। अब ये मुझे एक नया वर्कशीट में लेकर आता है, शीट 2 नाम का। यहां पर आप देखोगे कि मेरा पिवट टेबल बनने का एक ऑप्शन यहां पे दिख रहा है, और कुछ फील्ड ऑप्शन यहां पर दिख रहे हैं। क्लियर, यस और नो, क्लियर है यहां तक, डन। अब बात है कि सर ये जो फील्ड ऑप्शन है, मतलब उस टेबल के सारे कॉलम दिख रहे हैं आपको। जरा देखो इस टेबल के अंदर जितने भी कॉलम हैं उनके नाम देखो जरा, क्या है, क्या क्या नाम है भाई, रो आईडी, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, शिपमेंट मोड, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सेगमेंट, कंट्री, सिटी, स्टेट, एंड स्टेट के बाद फिर रीजन, प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम, सेल्स, क्वांटिटी, प्रॉफिट। डन, कुल मिलाकर इतने कॉलम्स हमारे पास। शीट 2 में देखो रो आईडी, ऑर्डर डेट, ये सब जो पिवट टेबल बनाने के लिए जो ऑप्शंस आए हमारे पास, इसका मतलब कॉलम को ऑप्शन आया है, ठीक है। नाउ अब आपको एक्सेल बोलता है कि अगर आपको पिवट टेबल क्रिएट करना है, नाउ अब आप क्रिएट पिवट टेबल की बात कर रहे हैं हम लोग। ऑप्शन तो आ गए हमारे, सारे फील्ड के ऑप्शंस आ गए, सारे कॉलम दिख रहे हैं मुझे। अच्छा, क्रिएट पिवट टेबल में सिंपली आपको क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप। क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप। अगर आपको पिवट टेबल बनाना है तो सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर यूज करना है। ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर का मतलब सर यहां से किसी भी एक ऑप्शन को उठाएंगे, मतलब फील्ड को उठाएंगे, और इनमें से 4 में से किसी एक में ड्रॉप करेंगे। लेकिन सर ये चारों के मीनिंग तो समझ में आ जाए, ठीक है, पहले समझ में तो आए कि भाई कहां पे ड्रॉप करना है, कहां पे नहीं करना, कौन से डेटा को उठाए, कहां पे ड्रॉप करें, कहां पे नहीं करें। 4 ऑप्शन है आपके पास, ड्रैग फील्ड बिटवीन एरियाज बिलो, ठीक है। तो जो भी आपके फील्ड्स हैं उनको ड्रैग करिए इनमें कहीं, है ना।
तो पहला पहला जो ऑप्शन है वो कौन सा है, फिल्टर। 4 है, क्लियर। यहां पर आओ, चारों को मैं एक एक करके समझाता हूं, ठीक है। चारों में से पहला कौन सा है, फिल्टर। दूसरा कौन सा है, कॉलम्स, ठीक है। तीसरा कौन सा है, रो। और चौथा कौन सा है, वैल्यूज। यस और नो, ये 4 ऑप्शन है आपके पिवट टेबल के अंदर। अच्छा, फिल्टर का मतलब, फिल्टर का मतलब मैं मतलब ठीक है, मान लिया कि भाई आप लोग पहली पहली बार आए, लेकिन फिल्टर वाटर तो पीते ही हो, तो फिल्टर का मतलब तो बता ही सकते हो। इन जनरल तो फिल्टर का मतलब बता सकते हो, डेटा एनालिसिस टर्म में मैं बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। वो तो हम बात करेंगे उसके बारे में, फिल्टर, सॉर्टिंग एंड ऑल, उन सब के बारे में बात करेंगे, बट इन जनरल तो फिल्टर वाटर तो पीते होंगे, है ना। नहीं सर, हम तो गवर्नमेंट का पानी पीते हैं। बोले सर, गवर्नमेंट दे देती है, बट फिल्टर करते नहीं करते हमें नहीं पता। नहीं। फिल्टर का मीनिंग क्या हो गया, आप लोग के बताओ जरा, नए स्टूडेंट। एक तो यार मतलब ऑनलाइन स्टूडेंट ना, कैमरा बंद मत कर लिया करो। कल ही पकड़ी गई एक कैंडिडेट खाना खाते हुए, ठीक है, रात के बैच में। अभी ऐसे मत करो मतलब आप लोग, ठीक है। 4 बजे हैं अभी, ठीक है। 4 बजे मतलब कैमरा ऑफ करके मस्त आराम से खाना खा रहे हो, पीछे वैसा नहीं चलना चाहिए, कैमरा ओपन करके रखो सभी, सारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैमरा ओपन करके रखें। चलिए बताइए, फिल्टर का मतलब, फिल्टर मीन्स अगर मैं एक इन शॉर्ट बताऊं सर, कंडीशन अप्लाई करना, ठीक है। कंडीशन अप्लाई करना, आपको पहली पहली बार अगर फिल्टर के बारे में समझ रहे हो तो इसको थोड़ा और आसान बनाता हूं आपके लिए। फिल्टर मतलब ऐसा समझ लो, एक ऐसा आपने अपने मतलब गेट के ऊपर एक ऐसा गेट कीपर लगा दिया है, जिसको आपने इंस्ट्रक्शन दे दी है कि भाई सबसे पहले आईडी चेक करना और उसके बाद अलाउ करना, ठीक है। तो जो भी अब इंसान यहां पर आएगा, उनकी आईडी चेक करा जाएगी, और जो भी मैच करेगा उस कंडीशन से उसको अलाउ किया जाएगा, अदरवाइज उसको रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक है। चलेगा श्रेया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाकी ऋषिकेश, सेजल, श्रद्धा, कैमरा ओपन कीजिए, ठीक है, डन है। तो फिल्टर मीन्स व्हाट, फिल्टर एक गेटकीपर की तरह है जो कंडीशन को फुलफिल होने पर ही अलाउ करता है, अदरवाइज रिटर्न कर देता है। तो अगर आपको फिल्टर लगाना है किसी चीज का, किसी डेटा का, तो आप उसको फिल्टर में ऐड करेंगे, ठीक है। किसी डेटा का फिल्टर लगाना है तो कहां ऐड करेंगे, फिल्टर के अंदर ऐड करेंगे। अगर किसी डेटा को कॉलम की तरह ट्रीट करना है, कॉलम मतलब क्या होता है, टेबल पढ़ा ना आप लोगों ने, टेबल के बारे में पढ़ा, टेबल कैसे होता है सर, रो और कॉलम वाइज। तो यहां पर अगर मान लो कि मैं इस तरीके से कुछ बनाता हूं, ठीक है, तो बताओ इसमें कितने कॉलम सर, 3 कॉलम, ठीक है। ये पूरा कॉलम हो गया, है ना, ये क्या हो गया, ये पूरा इंटायर एक कॉलम, दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। और रो कितने हो गए सर, 1 2 3, 3 रो हो गए। ये इस तरीके से रो होते हैं, ये सर नो, हॉरिजॉन्टल जो होता है वो रो होता है, वर्टिकल जो होता है वो कॉलम होता है, ये सबने पढ़ा है कि नहीं, क्लियर, डन। तो अगर आपको कॉलम्स बनाने हैं, मतलब यहां पर जो वैल्यूज होती हैं कॉलम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर वो बनाना है तो आप कॉलम्स के अंदर ड्रॉप कर दो उसको, ठीक है। और अगर रो वाइज ट्रीट कराना है तो रो के अंदर ड्रॉप कर दो, ठीक है। और वैल्यू का मतलब उस रो के हिसाब से आप किस चीज को एनालाइज करना चाहते हैं, वो चीज आप वहां पर ड्रॉप करेंगे, ठीक है। अब ये सारी चीजें ऑटोमेटिक होने वाली है, देख लो, एक्सेल में इतना एफर्ट लगाना नहीं पड़ेगा आपको, ऑटोमेटिक करके देगा ये। अब देखो मैं एक टेबल बनाता हूं, मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे जितने भी सब कैटेगरीज हैं उनको रो वाइज ट्रीट कराता हूं, तो सारे रो वाइज ट्रीट हो गए, देखो, है ना। लेकिन सर एक सेकेंड, ऑर्डर्स टेबल में जब मैं सब कैटेगरी की बात करूं, तो सर टोटल कितने वैल्यूज, इसको सिलेक्ट करते ही पता चलता है नीचे में 5899। तो इस कॉलम में टोटल 5899 वैल्यूज थे। जब हमने पिवट टेबल में सब कैटेगरीज को ड्रॉप किया तो मात्र लगभग 16-17 वैल्यूज मुझे मिले, ऐसा क्यों सर, इसी को तो बोलते हैं समराइजेशन करना, ठीक है। जब डेटा आ रहा था, ऑर्डर आ रही थी, तो कौन सी सब कैटेगरी का प्रोडक्ट ऑर्डर किया गया वो हमने मेंशन करवा लिया। अब हो सकता है कि एक ही सब कैटेगरी के प्रोडक्ट हजारों बार ऑर्डर किए गए होंगे, ठीक है, हमें उससे क्या लेना देना, हमने उसको सिंप्लीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ पिवट टेबल। तो पिवट टेबल के अंदर हमेशा यूनिक वैल्यूज आपके मिलेंगे, एक वैल्यू एक ही बार लिखी हुई मिलेगी आपको, एसेसरीज दोबारा नहीं लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। डुप्लीकेट वैल्यूज कभी भी अलाउ नहीं होता पिवट टेबल में। इसी बेसिस पे हम बोल पाते हैं कि समराइज कर रहे हैं हम डेटा सेट को, है ना। अच्छा, मुझे अब ये देखना है कि एसेसरीज के हजारों ऑर्डर आए हो चलेगा,
लेकिन टोटल सेल्स कितना आया, कोई दिक्कत नहीं, सेल्स कॉलम को उठाया, वैल्यूज में रख दिया, ऑटोमेटिक सम ऑफ सेल्स निकल कर आ गया। आपने कुछ किया, हाथ लगाए, कुछ भी नहीं सर, एक सेल्स कॉलम को उठाया और एग्रीगेशन कर दिया। अच्छा, कभी भी जब यहां पे सिग्मा लिखा हुआ है, देखो सिग्मा यानी कि कैलकुलेशन है ना, यहां पर देखो, यहां पर आप क्या देख रहे हो, सिग्मा कैलकुलेशन। अच्छा, ये जो सिग्मा लिखा हुआ है सर कैलकुलेशन का, ठीक है, तो यहां पर सिंपल सी बात ये आ जाती है कि हमने, एक सेकंड, तो हमने यहां से सेल्स को उठाकर यहां पर रखा, ठीक है, एक बार फिर से दिखा रहा हूं, इसको मैं रिमूव कर देता हूं, सेल्स को उठाया, वैल्यू में ऑटोमेटिक सम ऑफ सेल्स आया, ऑटोमेटिक, क्लियर, कुछ करना पड़ा हमें नहीं, ठीक है। अब जरा देखो कि भाई हमने सिंप्लीफाई कर दिया कि नहीं कर दिया, जो यहां पर मेन टेबल के अंदर क्लियर नहीं हो पा रहा था, जैसे मैं अगर इसको सॉर्ट कर देता हूं अभी फिलहाल के लिए, तो सारे एसेसरीज, जितने भी एसेसरीज के ऑर्डर आए हैं उनमें कुछ ना कुछ तो पैसे मिले हमें, है ना, लेकिन ये सिंप्लीफाई वे में अगर मुझे बताना होता क्लाइंट को, तो मैं पिवट टेबल बनाता जिसमें मुझे एक बार में पता चल रहा है कि ओवरऑल एसेसरीज पे कितने रेवेन्यू आई है, कितने का ऑर्डर गिरा है, यस सर नो। अच्छा, एवरेज सेल्स निकालना होता तो क्या करते, कुछ नहीं, यहां पे टैप किया, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में गए और यहां पर सम के जगह पर एवरेज निकाल दिया, एवरेज सेल्स। तो ये जो वैल्यू है, इसमें एग्रीगेशन करना, जो हमने अभी सम निकाला, एवरेज निकाला, इसको बोलते हैं एग्रीगेशन करना। आगे हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में, है ना। तो पिवट टेबल कैसे बनाते हैं वो चीज क्लियर हो गई, यस सर नो, बना लोगे, क्लियर है, यस सर नो। तो अभी फिलहाल के लिए आपको ऊपर के दोनों चीजें यूज नहीं करनी, सिर्फ नीचे के दोनों फील्ड यूज करने हैं। कौन कौन से फील्ड यूज करोगे आप सर, पहला फील्ड रो और दूसरा फील्ड वैल्यू। तो एक कॉलम को उठाया, रो में डाला, एक कॉलम को उठाया, वैल्यू में डाला। अब बात आती है समझदारी की, ठीक है, जिसको हम लोग एनालिटिकल थिंकिंग बोलते हैं हम लोग, ठीक है, जो आपके एज ए स्किल सेट डेवलप्ड होंगी और आप रिज्यूम में मेंशन करोगे, ठीक है। तो अगर आपके पास में सोचने की शक्ति, एनालिसिस करने की शक्ति है, इसका मतलब आप सही डिसीजन लोगे, कौन सी वैल्यू को रो में रखना है और कौन सी वैल्यू को कैलकुलेट करना है, सम निकालना, एवरेज निकालना, क्या निकालना है। अब उस चीज के पीछे आते हैं, देखिए जरा, वो चीज मिलेगी कैसे, वो चीज आइडिया कैसे लगेंगे। जब आपको डेटा दिया जाता है, जब आपको पहले डेटा दिया जाता है, तो पहले डेटा को पढ़ो, ठीक है, पहला काम क्या करना है, पढ़ना है, डेटा सेट पूरे अच्छे तरीके से पढ़ना है क्या, पढ़ने से मतलब है मेरा कितने कॉलम्स हैं, ठीक है, कॉलम्स टोटल कितने हैं और हर कॉलम्स की मीनिंग क्या है, क्लियर। अब जिसको पता ही नहीं है कि वो कॉलम की मीनिंग क्या है, तो वो डिसीजन क्या लेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे समराइज करोगे, कैसा सॉल्यूशन दोगे आप क्लाइंट को, यस और नो। तो पहले आपको क्या पढ़ना है, कॉलम्स के बारे में, कि कॉलम्स है किस बारे में, उसकी मीनिंग्स क्या है, ठीक है, और उसके बाद टोटल रो के अंदर जो वैल्यूज हैं उसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। ऑब्जर्व मतलब बस ऑब्जर्व करना है कि भाई जो कॉलम्स हैं उसके अंदर जो रो के वैल्यूज हैं, जो वैल्यूज रखी गई हैं कॉलम्स के अंदर, वो वैल्यूज इसके मीनिंग से मैच कर रही है नहीं कर रही है। अगर मान लो मैंने लिखा है ऑर्डर डेट कॉलम, यहां लिखा ऑर्डर डेट कॉलम और यहां लिखा XYZ ABC PQR, सर डेट लिखो ना, इसके अंदर किस टाइप की वैल्यू आएगी, ऑर्डर डेट कॉलम का नाम है, इसका मतलब ऑर्डर जिस दिन पे हुआ होगा उसका डेट मेंशन होगा। ये तो आपने टेक्स्ट वैल्यू लिख रखी है इसके अंदर, है ना। तो एक आइडिया होगी कि आपको जो रॉ वैल्यूज आपके अंदर हैं उसमें कहीं कुछ एरर तो नहीं है, कुछ गलतियां तो नहीं है ना। अगर गलतियां होंगी तो आप बताओ कि अगर मैं सम करने जाऊंगा किसी चीज का और वहां पर टेक्स्ट वैल्यू होगी तो क्या सम होगा, पॉसिबल ही नहीं है। आपको मैं बोलूंगा ABC + 10, इसका कोई मीनिंग निकल रहा है नहीं, लेकिन वही ABC की जगह पे अगर 20 होता है, 20 + 10 लिखते हैं तो इसका मीनिंग 30 होता है, क्लियर, समझ में आ रहा है ना। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, एक्सपर्ट बनना है अगर पिवट टेबल में, तो आपको पहला काम करना है डेटा की अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। डेटा पहले समझ लो। कुछ लोग गलतियां क्या करते हैं, लार्ज डेटा सेट मिलती है तो वहां पे प्रॉब्लम होती है उनको, और वो लोग समझ नहीं पाते, एक समझा कॉलम के बारे में 10 कॉलम समझ गए, 15 कॉलम गायब है अभी भी, वो भी नहीं समझ में आ रहा क्या करें उनका, है ना, क्लियर। तो ये चीजें तब होती हैं जब आप लिखते नहीं हो, याद रखना। इनिशियल डेट पे आप लोग क्या करो, एक पेज निकालो, डेटा सेट का नाम लिखो, जैसे मैंने यहां लिखा ऑर्डर्स टेबल, और पहला काम किया कि पहला कॉलम रो आईडी, ठीक है, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहला कॉलम है ऑर्डर आईडी, ठीक है, इसका मतलब क्या है वो लिखो, ठीक है। मैं ये नहीं बोलता हूं इंग्लिश में लिखो, इंग्लिश में लिखते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर इंग्लिश में नहीं भी लिखते हो अपने लैंग्वेज में भी लिखते हो चलेगा, व्हाट्सएप पे जैसे लिखते हो ना चल जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
मुझे क्या आपको समझने के लिए करना है ये काम, ठीक है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ऑर्डर आईडी का मीनिंग क्या है, उसके बाद के कॉलम का मीनिंग क्या है, उसके अंदर किस टाइप की वैल्यूज हैं, ये सब लिखनी है। जब एक बार आप लिख लो, उसके बाद आप पिवट टेबल बनाने के लिए जाओ, आपको क्लियर आइडिया होगा कि आप क्या समराइज करना चाहते हो। अब जैसे कि आपके सामने एक छोटा सा नमूना पेश करता हूं, ठीक है। देखिए, मैं समझाता हूं पहले आपको इस पूरे इसके बारे में, ठीक है। पहला कॉलम है ऑर्डर आईडी, इसको इग्नोर करो, रो आईडी को, नंबरिंग है, हालांकि नंबरिंग यहां पर भी 1 2 3 4, तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं। पहला कॉलम है ऑर्डर आईडी। जब भी ऑर्डर प्लेस किया गया एक ऑर्डर आईडी मिली, है ना, क्लियर। तो जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और हमारा जब पर्ची मिलता है, मुझे जो पे स्लिप मिलता है, रिसिप्ट जिसको हम लोग बोल रहे हैं, उस पर हमारा एक ऑर्डर आईडी मेंशन होता है, ठीक है, कि ये ऑर्डर आईडी हमारा है। जैसे डोमिनोज वगैरह के अंदर जाओगे तो ऑर्डर आईडी मेंशन करते हैं वो लोग, है ना। तो जब भी ऑर्डर प्लेस हुआ, ऑर्डर आईडी, किस डेट पे प्लेस हुआ उसका डेट, शिपमेंट डेट, कि भाई उस प्रोडक्ट को हमने शिप कब किया। पहले तो आप ये समझ लो ये डेटा ई कॉमर्स का डेटा सेट, फ्लिपकार्ट जैसे बिजनेस का डेटा है, ठीक है। जो फ्लिपकार्ट चलाती है, फ्लिपकार्ट ऑनलाइन ऐप पे जाते हैं और वहां पर हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो हमारी सबसे पहले ऑर्डर आईडी बनती है। फिर जिस डेट पे मेंशन किया वो डेट मेंशन कर लिया इन लोगों ने। जिस भी डेट पे हमने उस ऑर्डर को शिप कर दिया, फ्लिपकार्ट ने दे दिया डिलीवरी बॉय को कि भाई हमने निकाल दिया अपने आउटलेट से डिलीवरी के लिए, ठीक है, उसको बोलते हैं शिपमेंट डेट, ठीक है। उस डेट पे वो ऑर्डर पार्सल निकल चुका डिलीवरी के लिए, है ना, उसको बोलते हैं शिपमेंट डेट। उसके बाद आता है शिपमेंट मोड। जब आप ऑर्डर करते हो तो आपको अगर किसी चीज की अर्जेंसी होती है तो आप बोलते हो कि मुझे भाई अर्जेंट बेसिस पे डिलीवरी करो, आज ही कर दो, ठीक है। तो यहां पर शिपमेंट मोड होते हैं, बहुत सारे शिपमेंट मोड है, जैसे फर्स्ट क्लास, सेम डे, सेकंड क्लास, स्टैंडर्ड क्लास, है ना। अलग अलग शिपमेंट मोड हैं जिनके कुछ ना कुछ ऑब्वियसली मीनिंग्स होंगे कि भाई फर्स्ट क्लास वाले को हम प्रायोरिटी पे शिपमेंट देंगे 1 से 2 दिन के अंदर, सेकंड क्लास वालों को हम लोग 3 से 4 दिन के अंदर देंगे, स्टैंडर्ड वालों को 1 हफ्ते तक लगाएंगे डिलीवरी करने में, है ना, और सेम डे वाले को तो आज ही भेजना ही है। यस सर, नो, क्लियर, डन है यहां तक, क्लियर। उसके बाद है कि जिस भी कस्टमर ने ऑर्डर किया उसकी आईडी मेंशन है। तो मान लो कि आपने अपना अकाउंट बनाया होगा तो आपकी एक आईडी बनी होगी, उस आईडी को यहां मेंशन कर दिया कि आपने ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है। उसके बाद कस्टमर का नाम, उसका सेगमेंट, कि जो ऑर्डर प्लेस हुआ वो किस सेगमेंट का ऑर्डर है, लाइक कंज्यूमर सेगमेंट का, कॉर्पोरेट सेगमेंट का। कभी कभी हम लोग ऑफिस प्रोडक्ट मंगाते हैं तो वो कॉर्पोरेट सेगमेंट में आ गया, कभी कभी हम लोग घर से रिलेटेड सेगमेंट का प्रोडक्ट मंगाते हैं, होम ऑफिस सेगमेंट में आ गया, है ना। तो एक 3 सेगमेंट है, हर ऑर्डर के 3 सेगमेंट बनाए गए, कंज्यूमर, कॉर्पोरेट एंड होम ऑफिस। तो मान लो कि जो भी सेगमेंट है यहां मेंशन कर दिया। जिस भी कंट्री से ऑर्डर आई है कंट्री का नाम, जिस भी सिटी से आया है ऑर्डर, सिटी का नाम, स्टेट से आया स्टेट का नाम, अगेन जिस भी रीजन से वो बिलोंग करता है, जिस भी रीजन से ऑर्डर प्लेस किया गया है उस रीजन का नाम, प्रोडक्ट जो भी प्लेस किया गया उसकी आईडी, उसकी कैटेगरी प्रोडक्ट की, कि भाई वो प्रोडक्ट किस कैटेगरी का है, अगेन उसका सब कैटेगरी, उस प्रोडक्ट का नाम, उसने कितना पे किया, उस पे कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करी, और उसने प्रॉफिट कितना, मतलब हमें कितना प्रॉफिट बनाया, ऐसा आप समझ सकते हो, ठीक है। अब ये टेबल आपको समझ में आ गया। नाउ अब आप देखोगे तो डेली बेसिस पे डेटा आते चले गई और रिकॉर्ड रखते चले गए, है ना। जब भी ऑर्डर आया तो ऐसे करके रो बनते चले गए। अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि पिवट टेबल बनाना है, ध्यान रखो। तो अब मुझे अगर सिंप्लीफाई करना है, पिवट टेबल बनाना है इस डेटा के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, हम पहले तो दिमाग में 2-4 चीजें जो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मुझे अगर सर रीजन वाइज सेल्स बताना हो तो बता सकते हैं, ओवरऑल सेंट्रल रीजन से कितना सेल हुआ, साउथ रीजन से कितने ऑर्डर्स आए। सर जब भी ऑर्डर आ रहे थे तो कोई ना कोई रीजन से तो आ रहा होगा, बट मैं एट द एंड अभी जहां तक मुझे डेटा मिला है, अगर यहां तक मैं ये बताना चाहूं कि भाई रीजन वाइज सेल्स कितने हैं, तो इसको बोलते हैं समराइज करना, ठीक है। इसको बोलते हैं एनालाइज करना, कि आप रीजन वाइज सेल्स को एनालाइज करना चाहते हो, समराइज करके डेटा प्रेजेंट करना चाहते हो क्लाइंट को। अगर आपसे पूछूं कि भाई सेगमेंट वाइज सेल्स बताओ, कौन से सेगमेंट के ऑर्डर ज्यादा गिरे, कंज्यूमर, कॉर्पोरेट की, होम ऑफिस, 3 सेगमेंट है, ठीक है। तो उसके हिसाब से सेल्स क्या है, क्वांटिटी क्या है, इसी को तो बोलते हैं समराइज करना, है ना। तो पहले ये दिमाग में तब आएगा जब आप डेटा को समझोगे, टाइम लगा के समझोगे डेटा को, फिर दिमाग में आएगी चीजें, है ना, क्लियर, यस और नो। तो यहां पर मैं कुछ, अभी मैंने ये जो बनाया ये सब कैटेगरी वाइज समराइजेशन किया।
अब मैं करता हूं रीजन वाइज समराइजेशन। क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट में गए, पिवट टेबल पे गए, और कौन सा टेबल, सर टेबल नेम ध्यान से याद रखें, ऑर्डर्स टेबल में ओ कैपिटल है तो ओ कैपिटल ही लिखें, ठीक है। मैंने याद करके रखा है सर, अगर याद नहीं हो रहा कैसे याद करेंगे, तो यहां पे जिस भी जगह पे टेबल है आपका उसको सेलेक्ट करो, टेबल डिजाइन में जाओ, यहां पर टेबल का नाम जो है उसको कॉपी कर लो कंट्रोल सी से, वापस से पिवट टेबल में आओ, पिवट टेबल बनाओ, यहां पर पेस्ट कर दो। न्यू वर्कशीट या एग्जिस्टिंग वर्कशीट, एग्जिस्टिंग वर्कशीट में भी बनाना है तो कौन से लोकेशन पे स्टार्ट करना चाहते हो, मैंने यहां पर ये रखा D3 है ना, और ओके कर दिया। इससे क्या हुआ कि फिर से मुझे इस जगह पर पिवट टेबल बनाने की परमिशन मिल गई, और मैंने जैसी परमिशन मिली मैंने इस बार क्या किया, इस बार मैंने रीजन वाइज, रीजन को रो में कन्वर्ट कर दिया सारे रीजन को, और जो सेल्स हुई है उसको मैंने यहां पर ड्रॉप करते ही सम ऑफ सेल्स निकाल लिया। तो सर इस वाले टेबल में जानना मुश्किल हो रहा था कि कौन से रीजन से कितना सेल्स आया है ना, इस वाले डेटा पे आप नहीं जान पा रहे थे कि वेस्ट रीजन से ओवरऑल कितना सेल्स है, लेकिन आपने सिंप्लीफाई किया, पिवट टेबल बनाया और आप समराइज कर पाए डेटा को। यस नो, क्लियर, डन, क्लियर यहां तक कर लोगे, हो जाएगा, ठीक है भाई। अगेन अब ये रीजन वाइज सेल्स हमने देख लिया, और क्या क्या निकाल सकते हैं, तो सर अगेन मुझे पिवट टेबल बनाना है, ठीक है, तो पिवट टेबल पे टैप किया, ऑर्डर्स टेबल चाहिए, ऑर्डर्स टेबल फिर से पेस्ट कर दिया, एंड यहां पर अब सेगमेंट वाइज सेल्स एनालाइज कर लेते हैं, ये सेगमेंट वाइज सेल्स हो गए। यस नो, रो लेवल को आप बदलना चाहते हो तो रो लेवल पे डबल टैप करके यहां लिख दो सेगमेंट, अपने हिसाब से क्या करो, लेबलिंग भी कर सकते हो है ना, यहां रो लेवल पे रीजन लिखना चाहते हो डबल टैप करो, यहां लिख दो रीजन, अपने हिसाब से लेबलिंग कर दो, यहां पे सब कैटेगरी लिख दो डबल टैप करके। यस नो, डन। डिजाइनिंग चेंज करना चाहते हैं सर, यहां पे टैप करेंगे, डिजाइन में जाएंगे, ऊपर में पिवट टेबल के अंदर ये डिजाइन का ऑप्शन है, अलग अलग डिजाइन ऑप्शन है, हम इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लेंगे, मान लो इसको भी सिलेक्ट करना है सर, यहाँ पे गए और यहाँ पर ये डिजाइन सेलेक्ट कर लिया, सारे डिजाइन एक ही रखने हैं आपको, क्लियर, जैसा नो, डन, बन जाएगा। तो ऐसे कुल मिला के टोटल 10 पिवट टेबल अभी आपको बनाने हैं विद डिजाइनिंग। कुछ लोग यहाँ पर क्या करते हैं मैं बता देता हूं, अभी कुछ लोग यहाँ पर थोड़े और डिजाइनिंग करने के चक्कर में थोड़ा सा जगह लेकर और यहाँ पर ये मर्ज एंड सेंटर का यूज करके यहां लिखते हैं सब कैटेगरी वाइज, सब कैटेगरी वाइज टोटल सेल्स, ठीक है, जिसको बोल्ड करेंगे इसको सेंटर पे करेंगे और यहाँ पे इसको कुछ मर्ज एंड सेंटर पे इस तरीके से कर देंगे, डन। ऐसा भी कर देते हैं, इसकी भी डिजाइनिंग कर देते हैं, लेट्स सपोज येलो कलर का या ब्लू कलर का, जो भी कलर्स आप प्रेफर करते हो उस कलर का ये कर देते हैं कुछ इस तरीके से, हेडिंग लिखना मतलब, तो आप भी ऐसे कर सकते हो, हेडिंग लिखकर अच्छे से डिजाइनिंग कर सकते हो। यस सर नो, बोलो, कर सकते नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना, डन। इतने में ही रहने देते हैं, थोड़ा इसको एक्सपेंड कर देते हैं ताकि थोड़ा बेटर दिखे, और इसमें बैकग्राउंड कलर एंड इसको बोल्ड करना है, बोल्ड कर देंगे। टेक्स्ट कलर आप चाहे तो वाइट या डार्क ब्लैक ही ज़्यादा सही लग रहा है, लाइट कलर है बैकग्राउंड इस वजह से ये कलर मैच कर रहा है इससे, ठीक है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर भी हेडिंग लिखा, यहाँ पर भी हेडिंग लिखा, इस तरीके से अलग अलग हेडिंग लिखकर और आप वहाँ पर पिवट टेबल बना सकते हैं, क्लियर, डन। तो बनाओ फिर, टोटल कितने टास्क में क्या है आपके, बैठ के अभी डेटा सेट दिया हुआ है आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है। तो आपको उस डेटा को पहले करना है लोड, लोड करने के बाद पहले उसको अंडरस्टैंड करना है, लिखना है पेपर पे हर कॉलम की मीनिंग, अगर नहीं जानते हो उस डेटा सेट के बारे में तो लिखो हर कॉलम की मीनिंग क्या है क्या नहीं, अभी समझा ही दिया मैंने आपको। फिर 10 क्वेश्चन निकालो दिमाग में
कि ये चीजें समराइज करनी है और उसको बनाने की कोशिश करो, और जो क्वेश्चन नहीं बने वो पूछो मुझसे कि सर ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, नहीं बना पिवट टेबल से। यस और नो? क्लियर? डन? चलो तो लग जाओ, स्टार्ट हो जाओ।